हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में सबका स्वागत है। पहले क्लासेस हम कई दिनों से सोच रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस आते हैं। कभी स्टूडेंट कहते थे सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। पहले ऑफलाइन क्लासेस तो लेते ही रहते हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस का हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे क्लासेस में पढ़ाते हैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बेसिक से लेके, चाहे आप बच्चों किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी टेट कर रहे हो, या आप RRB की तैयारी कर रहे हो, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की, या कोई भी एयरफोर्स की, वाई ग्रुप की, या आर्मी की। बच्चों सारे जितने भी कंपटीशन है सारे के सारे मैक्सिमम हम कवर करवाएंगे। कोई भी अलग से टॉपिक नहीं होगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर के बारे में, मैथ के बारे में 2 मिनट, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 मिनट इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे मैथ को बच्चों अर्थमेटिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे भारत भूषण सर ने एडवांस मैथ स्टार्ट करा रखा है, इसी चैनल पे वीडियो डाल रखी है, तो उसके अंदर स्टार्ट करेंगे हम। अभी फिलहाल एक बार अर्थमेटिक के बारे में लेते हैं हम। जैसे बच्चों अगर मैं अर्थमेटिक मैथ को बात करूँ ना, तो आप 4 पार्ट में मैथ को पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर सारे टॉपिक उठाएंगे जो मैथ का बेसिक होता है, जहाँ से बेसिक कवर किया जाता है। सारे के सारे चैप्टर, जैसे यूनिट डिजिट, जैसे नंबर ऑफ जीरोज, जैसे फैक्टर, HCF, LCM, AP, GP, HP, indices and surds, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, और भी छोटे मोटे बहुत सारे चैप्टर हैं जो इसके अंदर कवर करेंगे। पूरा का पूरा पहला पार्ट रहेगा। आप ये कह सकते हो कि मैथ का बिल्कुल बेसिक पार्ट है ये। मैथ का जो बेस होता है उसी का पार्ट है ये। इससे हमारा बिल्कुल बेस बनेगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जिसके अंदर परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होगा, SI होगा और CI होगा। ये चारों चैप्टर होंगे, एक दूसरे से रिलेट होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों के SI हम पहले पढ़ ले, परसेंटेज बाद में, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज इनका बेस चैप्टर है, पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया। ये चैप्टर इसके साथ में रहेंगे। बिल्कुल ये एक ही उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद लास्ट पार्ट होगा बच्चों, जैसे रेशो हो गया, एज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप और एवरेज। जैसे मैंने बच्चों लिखा है ना बोर्ड पे, बिल्कुल ऐसे ही कवर करेंगे। एक एक पार्ट को करेंगे। सबसे पहले हम ये पार्ट करेंगे, फिर ये पार्ट करेंगे, फिर ये पार्ट और ये पार्ट। इसमें ये नहीं कहता बच्चों कि पूरा मैथ कवर हो जाएगा, लेकिन अर्थमेटिक का मैक्सिमम पार्ट पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद कुछ एडवांस के पार्ट रहते हैं, वो जैसे भारत भूषण सर ले रहे हैं क्लासेस, उसमें कवर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बच्चों इसके बारे में मैंने बता दिया, ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कराऊंगा, 0 लेवल से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम पे आते हैं सबसे पहले। अब बात आती है बच्चों, जब हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम शुरू क्या करते हैं, मैथ शुरू करते हैं। अब कई बार क्लासेस में बच्चों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि भाई सर इवन क्या होगा, ओड क्या होगा, को प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या होंगे। तो हम सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या नंबर होती हैं, संख्याओं का ज्ञान लेते हैं। फिर ऐसे क्लास बाय क्लास आगे चलते रहेंगे हम। जैसे नंबर संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बेसिकली हम पूरे नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रियल नंबर,
जिसे रियल नंबर हिंदी में कहते हैं बच्चों हम वास्तविक संख्या। मैं साथ साथ में दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, बोलता रहूंगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी होता है बच्चों काल्पनिक संख्या। ये होती है हमारी वास्तविक संख्या, और ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। इन्हें अवास्तविक संख्या भी कह देते हैं या काल्पनिक भी बोल देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में बात करें। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे नंबर, इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक वो सारे नंबर आ जाते हैं, जिसके अंदर रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी, फ्रैक्शन भी, पॉइंट के अंदर भी, सारी चीजें इसके साथ कवर हो जाती हैं, वो इसके अंदर आते हैं रियल नंबर के अंदर। और बच्चों जो इमेजिनरी है, जिसे हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिसको आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो +1 2 का टॉपिक है। इसको हम +1 2 क्लासेस में एक बार डिस्कशन करेंगे। एक बार इसको हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बार हमारे नंबर सिस्टम पे आते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो काल्पनिक नहीं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बच्चों बात आती है रियल नंबर पे। अब से ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल एक एक चीज को रोक के देखना, समझ में आएगा। रियल नंबर, यहां से हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर को हम फर्दर 2 प्रकार में बांटते हैं बच्चों। एक होता है डेसिमल और एक होता है बच्चों इंटीजर। एक डेसिमल और एक क्या होता है, इंटीजर होता है। रियल नंबर से ही हम सारे पढ़ेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे डेसिमल है, डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, दशमलव कहते हैं। और इंटीजर को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर इंटीजर के बारे में डिस्कशन करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। जैसे बच्चों अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो सबसे पहले मैं डेसिमल के बारे में बात कर रहा हूं। हम पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के बारे में अच्छे से कवर करते हैं कि डेसिमल क्या होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों मैं, सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट होती हैं, और काल्पनिक संख्याएं जैसे +1 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके, हम उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, डेसिमल और इंटीजर। अब ध्यान से, पहले हम डेसिमल के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर किस पे चलेंगे, इंटीजर के बारे में। जैसे डेसिमल है, दशमलव। अब डेसिमल है बच्चों, डेसिमल को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए डेसिमल दशमलव क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा बच्चों कि 2.3 ये एक दशमलव है, मैंने लिखा 0.5 पे बार, ये भी एक दशमलव है, मैंने लिखा 0.2 3 4 8 9 ऐसे बार बार, ये सारी दशमलव है सभी को। वैसे डेसिमल एक दशमलव चैप्टर है, हम अलग से पढ़ेंगे, आगे करेंगे इसको जब बार करेंगे साथ में, तो दशमलव है। अब इस दशमलव को ना हमने 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। एक तो होता है बच्चों रिपीटिंग, और एक होता है बच्चों नॉन रिपीटिंग। पहले अब जैसे मैंने 3 दशमलव लिखे हैं, तो रिपीटिंग में कौन सा आएगा और नॉन रिपीटिंग में। रिपीटिंग का मतलब समझ गए होगे, रिपीटिंग नाम का मतलब ये रहते हैं जो चीजें क्या होती हो, रिपीट होती हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट ना होती हो। जैसे बच्चों अगर मैं कहूं 3 डिजिट, मैंने 3 दशमलव आपके सामने लिखे हैं, कौन सा रिपीटिंग में आएगा और कौन सा नॉन रिपीटिंग में आएगा, ये डिस्कशन करने के लिए। जैसे आप ये कहोगे, मैक्सिमम बच्चों ने जिसने बार की नॉलेज है वो जल्दी से बता देगा कि सर बार का मतलब होता है 0.5 बार बार रिपीट है, तो वो डायरेक्ट कहेगा कि सर 0.5 बार तो किस में आएगा, रिपीटिंग के अंदर आएगा। अब बात बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि 2.3 किसके अंदर आएगा, 2.3 रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो बच्चे हम ऐसे देखते हैं कि 2.3 है या फिक्स है, या फिक्स लेते हैं 2.3। इसके आगे हम ये सोचते हैं कि ये तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग नहीं है बच्चों, इसके आगे 0 हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, ये किस में आता है, रिपीट के बाद। अगर डेसिमल के बाद कोई भी 1 या 2 डिजिट हो, फिक्स हो, उसके बाद कुछ भी ना हो, तो हमेशा किस में रखा जाएगा बच्चों, रिपीटिंग के अंदर। और नॉन रिपीटिंग के अंदर क्या आएगा, जो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं है, क्या पता आगे नेक्स्ट डिजिट कौन सा हो, वो नॉन रिपीटिंग के अंदर आएगा। जैसे ये किसके अंदर है बच्चों, नॉन रिपीटिंग के अंदर। समझ में आया। डेसिमल पढ़ रहे हैं हम, डेसिमल 2 है,
रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में। रिपीटिंग जैसे 0.5 पे बार 2.3 ये क्या रिपीटिंग में आते हैं, 0.2, 3, 4, 8, 9 ये सारे किस में आते हैं, नॉन रिपीटिंग में आते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से ना एक चीज सीखनी है अब अच्छे से हमें, कैसे कि 0.5 का बार का मतलब है, मैंने बताया ना डेसिमल और बार चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे। बट एक बार ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है 5/9 होता है और इसका मतलब क्या होता है 23/10 होता है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है बच्चों यहाँ से कि जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा, जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा उसको हम बच्चों किस में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। समझ में आया कि भाई जितना भी जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा उसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर 0 होगा तो इस चीज को क्या बना देगा, ये इनफाइनाइट बना देगा, इसलिए Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों सेम ऐसे ही है कि जो नॉन रिपीटिंग है उसे मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितने डिजिट है, कितना नीचे डिजिट हटाऊं, कितना जीरो लगाऊं, हमें पता नहीं होता, इसलिए P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बच्चों यहीं से बहुत सारी चीजों का स्टेप बाय सीखने का मौका मिलेगा। जैसे डेसिमल मैंने बताया, रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं रिपीटिंग को, नॉन रिपीटिंग को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बच्चों जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाएगी ना उसे हम कहते हैं बच्चों प्रिमेय संख्या। उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमेय संख्या। उसे हम प्रिमेय संख्याएं बोलते हैं बच्चों रेशनल नंबर। और जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जाए बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रिमेय संख्या। उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या। तो बच्चों यहीं से अच्छे से समझना है आपको। जैसे मैंने डेसिमल बताया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग के बारे में मैंने डिस्कशन करके बताया। रिपीटिंग इसका मतलब वो होते हैं जो डेसिमल जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। और बच्चों जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, मैंने आपको ये चीज बता दी, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रिमेय संख्या बोलेंगे। और जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये रेशनल नंबर होते हैं और ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अगर आपको एक्सप्लेन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में लिखनी है, मैं उसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो जैसे अब प्रिमेय और अप्रिमेय, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके वो प्रिमेय संख्याएं होती है, और जो P/Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके वो अप्रिमेय संख्याएं होती है। जैसे बच्चों अप्रिमेय संख्या है, जैसे मैंने √5 कह दिया, ये एक अप्रिमेय संख्या है। जैसे मैंने √37 कह दिया, ये एक अप्रिमेय संख्या है। जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं ना वो सारी की सारी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे √25 है तो √25 का क्या होगा बच्चों, 5। ये क्या है, एक प्रिमेय संख्या है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने √36 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 6। तो ये सारी क्या होंगी, प्रिमेय संख्या। और ये क्या होंगी बच्चों, सारी की सारी अप्रिमेय संख्याएं होंगी। तो बच्चों अब प्रिमेय और अप्रिमेय, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम, बहुत बार पूछा जाता है, जो कंफ्यूजिंग पैदा करता है, तो हम वो डिस्कशन करते हैं। अब जैसे बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जैसे पाई और 22/7, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूजिंग भी रहते हैं कि सर पाई और 22/7 ये पाई प्रिमेय है या अप्रिमेय है, ये 22/7 प्रिमेय है या अप्रिमेय है। बच्चों सबसे पहले तो एक थोड़ी सी चीजें हमें छोटी सी डाउट क्लियर करनी है कि पाई और 22/7 क्या सर एक ही चीज है, एक ही वैल्यू है क्या। बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th और 10th की क्लास में, पाई और 22/7 जब भी पाई की वैल्यू यूज करनी होती थी तो हमें स्पेशली दिया जाता था कि पाई की वैल्यू आप क्या यूज कीजिए, 3.14। लेकिन अगर जब भी पाई की वैल्यू ये नहीं दी जाती थी तो हम कॉमनली क्या यूज करते थे, 22/7 यूज करते थे। बच्चों पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, इसलिए हम ये ले लेते हैं। इसलिए पाई का मान क्या होता है, 3.14 फिक्स नहीं होता बच्चों, ये डिजिट आगे चलता रहता है। तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई और 22/7 एक ही वैल्यू है तो आप ये कहोगे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू
नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि अब डिस्कशन आती है कि सर पाई प्रिम में है या अप्रिम में है, 22/7 प्रिम में है या अप्रिम में है। अगर मैं 22/7 पूछूं तो बच्चे डायरेक्ट आंसर दे देते हैं बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे लग रहा है p/q क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये प्रिम्य संख्या है सर और ये अप्रिम में बोल देते हैं। लेकिन ऐसे एक चीज सोचनी है बच्चों कि जैसे 3.14 है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसके आगे डिजिट चलते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं, पता नहीं कितने डिजिट और आते हैं। इसका मतलब बच्चों ये 3.14 जो वैल्यू है पाई वाली, ये किस में आती है? नॉन रिपीटिंग में आती है। किसके अंदर आती है? नॉन रिपीटिंग। और बच्चों अभी मैंने समझाया था ना आपको, नॉन रिपीटिंग के अंदर जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। और जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो बच्चों क्या होती है? अप्रिम्य संख्याएं होती है। वो क्या होती है? अप्रिम्य संख्या है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, पाई है, 3.14 है, नॉन रिपीटिंग है, तो p/q है, मतलब किस में आएगी? अप्रिम्य संख्या में आएगी। नॉन रिपीटिंग समझते ही आपको समझ आना है कि वो चीजें क्या है? अप्रिम्य है। और जैसे ही आप बच्चों 22/7 को ना आराम से घर डिवाइड करके देखना 22 को 7 से, तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों 22/7 है वो किसके अंदर आएगा? रिपीटिंग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? रिपीटिंग डेसिमल के अंदर। और रिपीटिंग डेसिमल का वो होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में बच्चों लिख सकते हैं, और जिसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो क्या होती है बच्चों? प्रिम्य संख्या होती है, मतलब रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भाई रिपीटिंग जो पाई अगर आपसे कोई पूछे तो पाई किसके अंदर आएगा? अप्रिम्य संख्या के अंदर। अगर 22/7 आपसे कोई पूछे तो जैसे पाई अगर मैंने पूछा तो पाई किस में आएगा? अप्रिम्य में आएगा। और 22/7 पूछूं तो आपसे किस में आएगा? प्रिम्य संख्या में आएगा। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि पाई और 22/7 है। कई बार कंफ्यूजिंग करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि 22/7 और पाई क्या है। अगर पाई पूछूं तो बच्चों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अप्रिम्य संख्या है, और 22/7 पूछे तो प्रिम्य है, क्योंकि 22 पाई क्या है? नॉन रिपीटिंग है, और 22/7 क्या है बच्चों? रिपीटिंग है। अब इसी के बीच में दो क्वेश्चन और बड़े मजेदार पूछे जाते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि दो नंबर के बीच में, जैसे मैं कह रहा हूं ए एंड बी दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में कितनी प्रिम्य संख्याएं होंगी? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नंबर दे दिए जाएंगे, उनके बीच में आपसे प्रिम्य संख्याएं पूछी जाएंगी, रैशनल नंबर पूछे जाएंगे, बिटवीन देम कितनी प्रिम्य संख्याएं हैं। बच्चों वैसे तो अनगिनत होती हैं, कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हो। वैसे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि भाई जैसे 2 और 3 के बीच में कि सर प्रिम्य संख्या क्या होगी, तो बेसिकली आज तक दो क्वेश्चन 2 के बीच में पूछा गया है, एक संख्या ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है बच्चों? 2 और 3 को ऐड कर देना है और उसको 2 से भाग कर देना है, तो ये क्या आएगा? 5/2 आ जाएगा। अब जैसे देखो बच्चों 2 और 3 को मैंने ऐड किया, 2 से भाग किया तो 5/2 आया। और 5/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2.5। और अभी मैंने बताया अगर पॉइंट के बाद कोई फिक्स डिजिट 1 आ जाए तो वो किसके अंदर आएगा? रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है बच्चों? रिपीटिंग डेसिमल। और जो रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या होगी बच्चों? प्रिम्य संख्याएं होंगी। वो क्या होंगी? प्रिम्य संख्या। तो इसका मतलब 2.5, 2 और 3 के बीच में मेरी 2.5 क्या है एक बच्चों? प्रिम्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे 2 और 3 के बीच में 2.5 मेरा क्या होगा? आंसर होगा ये 2.5 क्या होगा? मेरा प्रिम्य संख्या होगा। बच्चों इसको मैं जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि जब भी अगर मुझसे पूछा जाए तो a+b/2, ये चीज मुझे लिख देनी है। ए और बी के बीच में प्रिम्य संख्याएं क्या होगी? तो प्रिम्य संख्या क्या होगी बच्चों? ए और बी के बीच में a+b/2 होगी। जैसे मैंने कह दिया कि 5 और 7 के बीच में प्रिम्य संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5 और 7 को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 7 5 12, 12 में कितना बच्चों? 2। तो इसके बीच में एक 6 क्या आएगी बच्चों? प्रिम्य होगी। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा।
दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों सेम, जैसे मैंने परिमेय संख्या पूछी है, इसी में से क्या पूछेगा, अपरिमेय संख्या पूछेगा। दो नंबर के बीच में अगर मैंने परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों नंबर को ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बच्चों की एक ही वैल्यू मिलेगी, इसके अंदर 2.5 नहीं है, बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन ऑप्शन में हमें ये मिल जाता है लगभग 2 से डिवाइड करके, वरना ऐसे ही आगे फर्दर करना पड़ता है पॉइंटों में, जैसे मल्टीपल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 और 3 के बीच में अगर मैं परिमेय संख्या पूछूं तो 2.5 होगी, 5 और 7 के बीच में 6 होगी, बहुत सारी वैल्यू बनती रहती है। ऐसे ही सेम आएगा बच्चों ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अगर ए और बी के बीच में पूछूं तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगा। मतलब मैंने अभी डिस्कशन किया था, जब आपको अपरिमेय संख्याएं बताई थी तो मैंने कहा था लगभग जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो या 4 रूट हो, सारे के सारी अपरिमेय संख्या में आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने √5 बताया था, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सेम ऐसे ही इसकी जनरल फॉर्म बनती है कि अगर आप पहले ए बी स्क्वायर रूट निकालो, ए स्क्वायर रूट में ऑप्शन ना मिले तो इसका क्या निकालो बच्चों, क्यूब रूट निकालो। अगर क्यूब रूट में ना मिले तो इसका बच्चों क्या निकालो, 4 रूट निकालो, 5 रूट निकालो। ऐसे चलते रहो, इस पे कहीं तक ऑप्शन मिल सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों 2 और 3 के बीच में, कि 2 और 3 के बीच में सर एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट का ऑप्शन लेना है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये कितना आया, √6। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर क्या होगा, √6 होगा। भाई 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या बनेगी बच्चों, √6 बनेगी। क्लियर है। अगर मैं जैसे ये कह दूं, कई बार ऑप्शन ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा 4 और 9 के बीच में एक अपरिमेय संख्या होगी, तो बच्चे कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल करते हैं 4 और 9 का, 4 में कितना हो जाता है 36, और 36 का क्या आ जाता है 6। तो यहां बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, ये चीज गलत हो जाती है कि 6 तो क्या होगी सर, एक परिमेय संख्या होगी, हमें तो अपरिमेय संख्या निकालनी थी, आपने बताया था। तभी मैंने कहा था बच्चों रूट में तो होगा, चाहे रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4 रूट हो, लेकिन वो नॉन परफेक्ट होना चाहिए। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया। हमें अगर इससे ऑप्शन नहीं मिलना है तो स्क्वायर रूट को बच्चों तुरंत हमें छोड़ देना है, हम किस पे चले जाएंगे, क्यूब रूट पे। तो क्यूब रूट ऑफ 36 मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो बच्चों ये जनरल फॉर्म है, इसमें हमें डिस्कशन करनी है। ये चीज हाईलाइट कर रहा हूं मैं थोड़ी, ये चीजें। अगर ए और बी के बीच में कभी भी अपरिमेय संख्या पूछी जाए आपसे तो ए बी का मल्टीपल करो, क्यूब रूट में लो, 4 रूट में लो, ऐसे ही डिस्कशन करनी है हमें। तो अगर 2 और 3 के बीच में अगर मैंने पूछा तो 2 3 6, √6 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने एक एक्सेप्शनल भी बता दिया आपको, 4 और 9, जैसे 36, 36 का 6, √36 आप परिमेय संख्या नहीं लिख सकते क्योंकि परफेक्ट है, ये 6 आएगा। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट बनता हो तो हम डायरेक्ट क्यूब रूट पे चले जाएंगे। हमारा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। समझ में आया। मैंने 2 क्वेश्चन और करवाए हैं परिमेय और अपरिमेय पर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, एक एक संख्या को डिस्कशन करेंगे। आज आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में करना है बच्चों कि क्या डाउट है, कैसी डिस्कशन नहीं हो पाई आपके साथ। तो अब आगे करते हैं हम बच्चों, इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे इंटीजर है दिमाग में रहता है, ऐसी बात नहीं है बच्चों को पता नहीं होता, पता होता है कि सम है, विषम है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। सम की विषम डेफिनेशन बता देंगे, प्राइम की को प्राइम की डेफिनेशन बता देंगे, तो ये क्लियर करनी है भाई। अगर मैं कहूं इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर वो सभी नंबर होते हैं जो प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आते हैं। अगर बच्चे ये कहे कि इंटीजर और रियल नंबर में क्या फर्क हो गया, तो मैंने बताया था रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे प्राइम हो, चाहे को प्राइम हो, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ होल नंबर आएंगे, बाकी नंबर नहीं आएंगे। इंटीजर को हम बच्चों 3 में चीजों में देखते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है 0 और एक होता है नेगेटिव इंटीजर।
ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये जीरो, और ये नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं और ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पॉजिटिव का मतलब साफ साफ दिख रहा है बच्चों, जो पॉजिटिव से शुरू होगा मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा और प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सेम ऐसे नेगेटिव इंटीजर ऐसे ही रहेगा, -1 -2 ऐसे चलता रहेगा, -3 और कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और जब मैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव को मिला दूं तो इंटीजर बनता है बच्चों। ऐसे नहीं कह सकता मैं, अगर मैं पूछूं इंटीजर क्या होते हैं तो आप कह दो कि इंटीजर सिर्फ 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अगर मैं कह दूं कि इंटीजर क्या होते हैं तो आप बताओ -1 2 माइनस नेगेटिव वैल्यू सर इंटीजर होता है, नहीं। जब मैं पॉजिटिव, जीरो और इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर को मिला दूंगा तब वो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर और बच्चों ये क्या है, जीरो है। और बच्चों जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों आपकी, अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और कहां तक होती है बच्चों, इनफाइनाइट तक होती है। प्राकृतिक संख्याएं कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक। 1 2 3 पॉजिटिव होते हैं। अब बात ये आती है, कई बार कंफ्यूजन होते हैं बच्चों कि भाई जीरो सिर्फ नेचुरल नंबर में आती है या नहीं आती है। वैसे तो काउंटिंग में नहीं होती जीरो, लेकिन आपको एक वैसे ही याद रखनी है, एक तरीका है, वैसे कोई बेसिक नहीं है उस चीज का कि भाई जीरो आएगी या नहीं आएगी। जैसे हम ये कहते हैं कि जीरो की क्या हुई है, खोज की गई है। किसने की है, आर्यभट्ट ने। और ये क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक संख्या है। इसलिए बच्चों खोज की गई चीज तो प्राकृतिक में नहीं आ सकती, इसलिए हम जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं लेते हैं। कहां से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, 1 से। हाँ, अगर आप जीरो को इसके साथ मिला देते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हो, या पॉजिटिव इंटीजर के साथ। भाई अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो बच्चों पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर जीरो उसके साथ आप करते हो, जीरो को ले लेते हो, तो ये चीजें ऐसे बन जाती है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अगर जीरो इसके साथ ऐड कर दी, मैंने काउंट कर ली, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। तो बच्चों मैंने यहां से बताया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंटीजर जीरो और नेगेटिव इंटीजर होता है 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जीरो हम इसमें नहीं लेते, जीरो की खोज की गई है। वैसे ये कोई तथ्य नहीं है, वैसे ही याद करने के लिए तरीका है कि जीरो इसके अंदर नहीं लेते हम। जीरो अगर इसके साथ ले लेते हैं तो बच्चों वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो मैंने ये चीज डिस्कशन की है, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट, जीरो से होल नंबर तक, ये सारी की सारी चीजें वो होती हैं। अब इससे आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर के पार्ट पढ़े, जैसे पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। फिर मैंने कहा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, अगर जीरो उसके साथ ले लेते हैं हम तो होल नंबर बन जाता है। सेम उसी के इंटीजर के ऐसे आगे पार्ट चलते रहते हैं। अब दो संख्या और इंटीजर की पढ़ते हैं हम। एक होती है बच्चों इवन, लगभग बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हुई होती है, और एक होती है ओड। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। अब बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि सम संख्या क्या होती है, तो बच्चों ऐसे नहीं है कि हमें बचपन से ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई है। सम संख्या का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है सर 2 4 6 8 10 12, ये सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं विषम की बात करूँ तो दिमाग में क्या आएगा, 1 3 5 जो 2 से भागना होती हो। सही है, ऐसी बात नहीं है कि 2 4 6 ये सम संख्या नहीं होती या 1 3 5 विषम नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी अधूरी डेफिनेशन है बच्चों। सम संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जो प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आती है, और वो 2 से क्या होती है बच्चों, भाग होती है। वो सारी की सारी संख्याएं जो इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जो 2 से डिवाइड होती है, वो सारी संख्याएं क्या होती है बच्चों, सम संख्याएं होती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए लेता हूं, सम संख्या कौन सी होती है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके चलूंगा मैं ऐसे, -2 0 2 4 और ऐसे इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये सारी संख्याएं क्या होती है जो 2 से भाग होती है, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि -12 क्या सर
सम संख्या है तो -12 बच्चों सम संख्या है। नेगेटिव इंटीजर है लेकिन वो 2 से डिवाइड होता है तो वो सम संख्या है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वो सारी की सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो रही हो वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती है। सेम ऐसे ही बच्चों अगर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वो सारी की सारी संख्याएं बच्चों जो 2 से भाग नहीं होती हो, इस कांटे का निशान समझाना बच्चों, ये भाग नहीं होगी। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वो सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हो, 2 से डिवाइड ना होती हो, वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका लिखूं तो माइनस इनफाइनाइट -1 +1 3 5, ये प्लस इनफाइनाइट था। जो सारी की सारी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक और जो 2 से भाग ना होती हो वो सारी क्या होती हैं बच्चों, विषम संख्याएं होती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है बच्चों, कई बार क्वेश्चन सामने आता है कि सर जो 0 है वो 0 सम होगी या विषम होगी, 0 सम में आती है सर या विषम में आती है। तो बच्चों एक चीज को आप ऐसे देख सकते हो कि नॉर्मली 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से भाग होता है। जैसे 1 होता है, 1 हर किसी को डिवाइड करता है और 0 हर किसी से भाग होता है। जैसे मैं अगर कहूं 0 को आप 7 से भाग करो तो बच्चों 0 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो किस पे जाएगा, 7 0 0, तो मतलब 0 पूरा पूरा भाग होता है 0 से। इसका मतलब एक चीज तो ये सोच सकते हो, या एक चीज ऐसे सोचो बच्चों आप कि सम संख्या वो होती है ना जो 2 से डिवाइड कर देते हैं और विषम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है कि सम हो या विषम हो, हमेशा इनके बीच में नंबर का डिफरेंस कितने का रहेगा बच्चों, 2 का रहेगा। जैसे यहां डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का। जैसे 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। जैसे 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। लेकिन बच्चों अब देखो जैसे -2 है, यहां मैंने 0 रखी सम में, -2 और 0 के बीच में डिफरेंस कितने का बनेगा, 2 का बनेगा, क्योंकि 0 बड़ी है -2 छोटा है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। 2 में से 0 गया तो 2 का, 4 में से 2 गया तो डिफरेंस 2 का, मतलब यहाँ डिफरेंस 2 का हो रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो डिफरेंस -1 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का ही होगा। क्योंकि जो बच्चों जब मैं ये चीज समझ लेना अच्छे से, 1 में जब मैं माइनस करूंगा -1 तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जैसे 3 और 5 में डिफरेंस 2 का। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पे मान लो 0 रख देता हूं, जैसे यहां पे 0 रखी मैंने, सही रहा, 2 का डिफरेंस रहा। लेकिन मान लो मैंने यहां 2 0 रख दिया तो -1 और 1 के बीच में डिफरेंस, अगर मैंने यहां पे 0 नहीं आएगा, 0 यहां पे आएगा। अगर मैंने मान लो 0 यहां पे रख दिया तो -1 और 0 के बीच में क्या डिफरेंस 2 का होगा, नहीं होगा। डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। इसका मतलब बच्चों इसमें ये 0 नहीं आएगी। 0 क्या होती है, सम संख्या होती है, 0 विषम संख्या नहीं होती है। तो बच्चों प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक वो सारी संख्याएं जो 2 से भाग होती हो वो सारी की सारी क्या होती है, सम संख्या होती है। और जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो वो संख्याएं जो 2 से भाग ना हो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो बच्चों, दोनों में डिफरेंस कितने का रहता है, 2 का रहता है। और हमेशा ये याद रखना, 0 अगर कोई पूछे तो किस में आता है, सम में आता है। 0 विषम संख्या नहीं होती है। अब ऐसा इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम अगली संख्याओं को पढ़ेंगे, जैसे प्राइम हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट भी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमने बताया था स्टार्टिंग में लेके आए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना आप हमारा साथ दोगे उतना ही हम आगे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।